आज हम फिर आते हैं कक्षा 12 हिंदी में। हिंदी कक्षा 12 आरोह भाग 2 काव्यखंड। उपविषय है पतंग। कवि हैं आलोक धनुआ। प्रस्तुतकर्ता में डॉक्टर निर्मल कुमार पंत। ये कविता आलोक धनुआ द्वारा लिखी गद्यात्मक कविता है। इसमें छंद और लय तुकांतता का अभाव है। कविता में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया। बच्चों की के स्वाभाविक लक्षण, स्वाभाविक गुण, उनके गतिविधियों का बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण इसमें किया है। तो देखते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अब देखिए, सामान्य ढंग से लिखा गया है और इसमें सीधे बात कही गई प्रकारांतर से। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। भादो, सावन भादो के जो सबसे वर्षा वाला काल है, सबसे अधिक वृष्टि वाला काल है, उसके बाद जब वह चला जाता है, जब वो काल समाप्त हो जाता है तो सवेरा होता है। और सवेरा जब होता है तो उस काल का सवेरा, जब सावन भादो चला जाता है तो शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु में कैसा सवेरा होता है, बड़ा सुंदर उपमान दे करके चित्रण किया। सवेरे का जो लाल दृश्य है, लालिमा है, उसको खरगोश की आंखों जैसा लाल कहा है। तो ऐसा सुंदर सवेरा, जहाँ की अभी बादल नहीं है, जहाँ मलिनता नहीं है, ऐसा स्वच्छ आकाश, शरद आया पुलों को पार करते हुए। और पुलों को पार करने का के दो अभिप्राय हैं। पुलों को पार करते हुए एक तो नदी नाले या शरद ऋतु रूपी जो ये यहाँ पर मानवीकरण है, शरद ऋतु रूपी जो पथिक है, वो नदी नालों को पार करते हुए, बरसात के महीने के नदी नालों को पार करते हुआ आया है। तो अभी पूर्ण स्वच्छ नहीं हुआ है, स्वच्छता की ओर अग्रसर है, बहुत अधिक स्वच्छ है अभी। तो वो पुलों को पार करते हुए आया। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु आदि ऋतुओं को पार करते हुए शरद ऋतु रूपी जो पथिक है वो आया है। तो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीली साइकिल दो अर्थों में, बच्चे अगर बच्चों के अर्थ में लें तो बच्चे अपनी साइकिल, चमकीली साइकिल को, नई साइकिल निकालते हैं, वर्षा ऋतु के बाद निकाल के ला रहे हैं और एक दूसरे का आह्वान कर रहे हैं कि घंटी से बुलाते हुए कि वो आए और पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठा हों। उनको एक दूसरे को बुलाते हैं। और दूसरा, चमकीली साइकिल, सूर्य रूपी, समय रूपी जो साइकिल है, वो चलती है, चल रही है। वो अब दूसरी गति से चल रही है। अब तक उसकी गति जो थी, अब उसकी भिन्न गति है। वो घंटी यानी कि संकेत दे रहा है वो कि अब समय हो गया है, कि वातावरण बड़ा शुद्ध परिष्कृत हो गया है। इस समय पतंग उड़ाने का अच्छा अवसर है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। अब वर्षा ऋतु में नमी के कारण और बादल आदल, हवा, इसकी जो प्रतिकूलता है, इसके कारण पतंग नहीं उड़ सकती थी। अब आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, मतलब इतना अनुकूल बनाते हुए कि पतंग को उड़ाया जा सके, बिल्कुल पतंग के लिए अनुकूल वातावरण प्रस्तुत हो रहा है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज
उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब इसमें बड़ा बच्चों का ऐसा चित्रण किया है कि पतंग की तरह बच्चे भी हल्के हैं, पतंग से उसमें सादृश्यता भी स्थापित की है। पतंग जितनी हल्की है, बच्चे उतने हल्के मन के हैं और उतने हल्के अरमान, जो उनकी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, वैसे उड़ान लेने वाली, हिलोरें लेने वाली आकांक्षाएं हैं। वो भी उड़ना चाह रही, वो भी पैंख भरना चाह रही हैं। तो दुनिया के सबसे पतले कागज, पतंगी कागज के साथ साथ उनकी आकांक्षाएं भी उड़ना चाह रही, उड़ने को व्यग्र हैं। और बांस की हल्की कमानी के साथ पतंग जैसे आकाश में उड़ती है, बच्चों की आशाएं, बच्चों के स्वप्न जो उसके रूप में ऊंचाई को प्राप्त करके साकार होने हैं। और बच्चे पतंग के साथ उड़ते हुए कितने भावमग्न और कितने आनंदित हैं। तो बच्चों की बांस की पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां, सीटियां, किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब बच्चों के रंग बिरंगे जो उन्होंने वस्त्र पहने हैं, तो उनको तितलियों का उपमान दिया गया, बड़ा सुंदर उपमान दिया गया है, गैर पारंपरिक उपमान। और सीटियां, किलकारियां, जब बच्चे बहुत ही मग्न हो जाते हैं, आत्मविभोर हो जाते हैं, तो सीटियां और किलकारियां, तालियां बजाने लगते हैं। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को भी मृदंग की तरह बजाते हुए। अब जो विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से इसको कहने का प्रयास किया है, तो बच्चे जन्म से अपने साथ कपास लेकर के आते हैं, कवि कह रहा है। तो बड़ा इसमें अतिशयोक्ति है, जन्म से ही कपास लाते हैं। और कपास का जो प्रतीक है, बड़ी प्रतीकात्मक कविता और बड़ी आलंकारिक। तो बच्चे जन्म से ही कपास लेकर आते हैं, तो ये रूपकातिशयोक्ति, अतिशयोक्ति यहाँ पर हो रही है। और दूसरी बात, बच्चे कपास की तरह तो उनको देखा गया है, कपास से तुलना की है, तो कपास बहुत हल्की होती है, थोड़े से उसको हवा में छोड़ दे तो उड़ने लगती है। तो वैसे ही बच्चे बहुत हल्के फुल्के शरीर वाले और सहज ही इधर से उधर कूद फांदने वाले, जैसे हवा से बातें कर रहे हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं। तो ये कपास से भी बड़ी सुंदर तुलना की है। और पृथ्वी आती है, घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों को, मतलब वो तेजी से बड़े, विज्ञान का नियम यहाँ पर लागू होता है, बड़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा है। जब हम आगे की ओर दौड़ते हैं, तो चीज़ें हमसे पीछे की ओर जाती है। तो हम आगे, बच्चे आगे दौड़ रहे हैं, तो पृथ्वी उनके पास से पीछे की ओर हटती जा रही है, और पृथ्वी उनको छू लेने के लिए मानव व्यग्र है। और जब वो दौड़ते हैं बेसुध, यानी कि वो अपनी सुध-बुध खो करके बिल्कुल तन्मयता से वो दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए। और छतों को नरम बनाते हुए, यहाँ पर ये नरम तो छत होती नहीं है, लेकिन कवि की कल्पना में कैसे छत नरम बनाते हुए, मतलब प्रतीत, यहाँ पर उत्प्रेक्षा का बहुत अधिक प्रयोग किया कवि ने, कि मानो ऐसा हो रहा है। तो मानो छत भी नरम बन जा रही है, और कुछ प्रतीति नहीं हो रही उनके, न उनके पैरों से छत को कोई हानि हो रही है, न छत से उनको कोई हानि, इतनी नरम से प्रतीत हो रही है। दिशाओं को भी मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पैंख भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। और अब वो दिशाओं को भी मृदंग की तरह बजा रहे हैं, मतलब जहां वो दौड़ रहे हैं वहां विभिन्न ध्वनियां हो रही हैं, विभिन्न आवाजें हो रही, सांसों की धड़कन है, और छत पे विभिन्न किस्म की सरकने की आवाज, कूदने की आवाज ये आ रही है। और उसके अलावा वो पैंख जब भरते हैं, यानी कि एक टांग से, एक पैर से फिर छलांग वो दूसरे पैर में लेते हैं, तो उस समय वो उनका शरीर ऐसा लगता है जैसे लचीली डाली हो, जिसको खींच करके फिर अपनी प्रत्यास्थता के कारण अपनी अवस्था में आ जाती। वैसे ही वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, उनको कोई हानि नहीं होती है।
तो उसके बाद कवि कह रहा है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं सहज महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो छतों के खतरनाक किनारों तक बच्चे दौड़ते दौड़ते छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं। उनको कोई आभास नहीं होता है, न कोई डर रहता है। ईश्वर की ऐसी कल्पना है, वो ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर ऊपर पतंग भी जा रही है और ऊपर ईश्वर भी है। वो कैसा एक सामंजस्य स्थापित किया है कवि ने इन दोनों के बीच में, एक मूक भाव से बिना कहे ही इस बात का सामंजस्य स्थापित हुआ है। तो बच्चे जब छत किनारों तक जा रहे हैं और उनको वो गिरने से बच जा रहे हैं, उनके शरीर की धड़कन, उनके जो रोमांचित शरीर का रोमांच है वो उनको बचा ले रहा है। और पतंगों की ऊंचाइयां, वहां ऊंचाई पर पतंग जा रही है, वह उनको देख रहे हैं और वहां ईश्वर भी है, ईश्वर का वास है ऊंचाई पर। और वो मानव पतंग के बाहर की डोर के बहाने बच्चों को संतुलित कर दे रहा है, बच्चों को बचा ले रहा है गिरने से। और पतंगों की ऊंचाई के साथ वे भी उड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं, उनकी अभिलाषाएं, उनके स्वप्न, ये सब पतंग के साथ उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब रंध्र का यहाँ पर जो प्रयोग किया है, बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रयोग दिखाई देता है। रंध्रों के सहारे का अर्थ है, रंध्र हमारे श्वसन आदि में, नाक मुंह, इससे सांस लेने का, शरीर में त्वचा में जो श्वेत ग्रंथियां हैं, पसीना बाहर आता है, तो ये सारे रंध्र, तो उसके सहारे साथ वो पतंग से रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं का मतलब कि उनकी सांस धड़कन तेज होती हैं और सांस तेज होने के साथ साथ उनकी गतिविधि के कारण पसीना निकलता है। तो ये सारे उनको पतंग के साथ एकाकार कर देते हैं। उसके बाद कवि कहता है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब कवि कहता है कि अगर वो किस तरह ऐसे इस गतिविधि में कहीं पर वो गिर जाते हैं और गिर करके हल्की फुल्की चोट उनको लगती है और वो बच जाते हैं, अधिक नुकसान उनको नहीं होता, अधिक उनको हानि नहीं होती है, तो उस स्थिति में वो और उसका हिम्मत नहीं हारती, बल्कि उनका साहस और अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसी दशा में वो और अधिक उत्साह से दौड़ते हैं, कूदते हैं और पृथ्वी और तेज गति से उनके पैरों के सामने से निकल जाती है। का अर्थ है कि उनकी गति और तीव्र हो जाती है और तेज भागने लगते हैं। तो क्योंकि उनको अब कोई भय है ही नहीं, अब तक जो थोड़ा सा संकोच भय था वो भी निकल जाता है। तो निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, अर्थात उसका अर्थ है कि पतंग को और ऊंचाई तक, मानो सूरज को यहाँ पर उत्प्रेक्षा का, जैसे मैंने कहा था, मानव, और सारा हम कल्पना कर रहे हैं, मानो वो सूरज से होड़ लगा रहे हैं, सूरज की ऊंचाई को छूने के लिए वो पतंगों के सहारे वो जाना चाहते हैं सुनहले सूरज को छू लेने के लिए। और पृथ्वी और अधिक तेज घूमते हुए आती है उनके बेचैन पैरों के पास, यानी कि उनकी गतिविधि, उनकी तीव्रता, उनकी स्फूर्ति और अधिक द्विगुणित हो जाती है। उसके बाद हम अब देखते हैं इसमें काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहले देखते हैं रस। बच्चे हैं आलंबन, उनकी क्रियाएं हैं उद्दीपन, उत्साह स्थायी भाव से भी रस उत्पन्न हो रहा है। छंद, छंद और लय विहीन गद्यात्मक कविता है। इसमें गद्यात्मकता ही अधिक है, छंद का तो बिल्कुल पालन नहीं है, लय भी नहीं है। तो अलंकार, यहाँ पर जोर जोर से में पुनरुक्ति प्रकाश है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा उपमा अलंकार है तथा संपूर्ण कविता में स्वभावोक्ति अलंकार है। पुलों और साइकिल के प्रयोग में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा मानवीकरण का बहुत अधिक प्रयोग है।
क्योंकि पृथ्वी घूमती हुई आती है, जो जीवित चीज नहीं है उसको जीवित की तरह कल्पना करना, प्रयोग करना, ये मानवीकरण है। और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी बहुत प्रयोग हुआ, मानव करके हम उसे समझते हैं, मान लो ये करके, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उसके अलावा अतिशयोक्ति है, कहीं पर वो अतिशयोक्ति का प्रयोग हो रहा है, जैसे जन्म से ही कपास लेकर आते हैं, इस प्रकार से। प्रतीक पतंग उन्मुक्तता और स्वच्छंदता की प्रतीक है। बिंब स्वाभाविक बाल चेष्टाओं का दर्शन होने से चाक्षुष बिंब है। उपमान लालिमा के लिए खरगोश की आंखें तथा समय और सूरज के लिए साइकिल एवं बच्चों के लिए तितलियां आदि उपमान प्रयुक्त किए गए हैं। विशेष भाव सौंदर्य हम देखें, बाल मनोविज्ञान और बाल चेष्टाओं का कवि ने विशेष उपमानों और बिंबों द्वारा सुंदर चित्रण किया है। बाल चेष्टाओं एवं क्रियाकलापों की यथार्थपरक स्वभावोक्ति है। बच्चों के हल्के फुल्के शरीर को कवि कहीं पतंग की तरह देखता है तो कभी तितलियों की तरह। उपमान अत्यंत गैर पारंपरिक किंतु प्रभावोत्पादक हैं। भाषा सरल मिश्रित हिंदी और प्रवहमान है। शैली वर्णनात्मक एवं प्रतीकात्मक है।